ये परसेप्शन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। The salaried class feels very strongly that the money is not used for the right reasons. मैं अगर 39% टैक्स दे रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है? प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना भी है, आपको अगर बीमार पड़ जाए तो प्राइवेटली उसका इलाज करवाना है, आपको सिक्योरिटी गार्ड के पैसे खुद देने हैं, गार्बेज कलेक्शन आपको खुद मैनेज करनी है, आप इस्तेमाल करते हैं उनको रोड कहना रोड की तौहीन है। गवर्नमेंट finds it easier to tax the already taxed sectors या documented sectors। डेस्परेट होते हैं हमेशा IMF की डील के लिए कि हम कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट से हम सोचते नहीं हैं। जो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे थे उन्हें पनिश किया जा रहा है कंट्रीब्यूशन के लिए फर्दर टैक्सेस लगा के। एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंटेशन से लोग इसीलिए भागते हैं कि एक दफ़ा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो फिर वो आप ही को ही पकड़ते हैं जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, और जो लोग पूरे एम्बिट से बाहर रहते हैं वो शायद फ़ायदे में रहते हैं। पाकिस्तान में लोग बचत क्यों नहीं कर रहे? वो बैंक में सरमायाकारी से क्यों कतराते हैं? क्या अवाम में म्यूचुअल फंड के बारे में गलतफहमियां या खदशात हैं? और सबसे अहम सवाल, इस्लामी शरीयत के मुताबिक फ़ंड्स और रिवायती सूदी फ़ंड्स में क्या फ़र्क है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने मदऊ किया सलमान मुस्लिम साहब को, जो मालियाती शोबे के माहिर हैं। सलमान साहब PwC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुदारबा, अल मिज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे नुमाया इदारों में काम कर चुके हैं और इस वक्त फैसल फंड के CFO और कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि अवाम म्यूचुअल फंड के बारे में क्या सोचते हैं, लोग बचत क्यों नहीं कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी क्यों ज़रूरी है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि किस तरह इस्लामी मालियाती असूलों के मुताबिक सरमायाकारी आपके माली मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती है। अगर आप अपनी बचत और सरमायाकारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आइए मिलकर इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। आपके ख्याल में जो आपकी लोकल मार्केट है फाइनेंशियल सेक्टर की, वो फाइनेंस प्रोफेशनल्स को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ऑफ़र नहीं कर पा रही जो आपका ग्लोबल सेक्टर या ग्लोबल मार्केट ऑफ़र कर पा रही है? और क्या वो फैक्टर्स हैं मेन जिसकी वजह से हम वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं प्रोफेशनल्स के लिए जो उनको ग्लोबल मार्केट में मिलते हैं, फिर वो स्विच कर जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, वो प्रोफेशन तब चलता है जब इकोनॉमी अच्छी चलती हो, ठीक है ना? In our country, unfortunately, in the last few years, we have seen massive brain drain, not as a result of any inherent issue, बल्कि उसकी वजह यह है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल नहीं रही बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज। इफ़ यू हैव दीज फैक्टर्स कंट्रोल, लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपकी बेहतर हो, आपको एक सर्टनिटी हो अबाउट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचता है कि इधर इस तरह से आपको काम करना है। अभी तो हालात ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 3 4 5 6 years, वैसे तो जनरली ख़राब ही रहे हैं मुल्क के बनने के बाद से, लेकिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़न्ट बीन टू गुड। जब नहीं होगी तो ऑब्वियसली किसी भी प्रोफेशन की उस तरह से डिमांड नहीं हो सकती जो होनी चाहिए। सही बात है। ठीक है ना? सो बेसिकली दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न। अगर हालात बेहतर होते हैं तो ऑब्वियसली विद टाइम पीपल वुड वांट टू स्टे हियर, और फिर हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग नहीं रहा जो हालात हैं एट प्रेजेंट कि कोई बेहतरी इसमें आने वाली है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले काफ़ी सालों में, 4 5 6 सालों से ज़्यादा, यहाँ से जितने आपके यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो चले गए हैं छोड़ के, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड यंग टैलेंट इन द फाइनेंस प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई किया हो और पाकिस्तान में रह रहा हो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड, सो you have to basically make a compromise at hiring. You either hire some other professional qualification, or you hire the MBAs generally for finance roles. लेकिन मुश्किल है बेसिकली, और उसकी वजह यही है कि there is not much growth economically.
मुस्तबिल करीब में आपको लगता है कि गवर्नमेंट की या स्टेट पॉलिसी ऐसी है कि हालात बेहतर होंगे, या आपको लगता है हालात वर्स्ट होते जाएंगे? देखिए अभी तो हाँ कोई इतनी प्रॉमिसिंग लग नहीं रहे, लेकिन इंसान कहते हैं ना, हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं। और लोगों को ख़ुद भी मेहनत करनी चाहिए in making whatever little change they can do. Uh, we shouldn't remain isolated from the environment. If we are surviving here, we are living here, obviously we have some duty to do what state cannot do at certain point in time. तो उसको हमें भी देखना चाहिए, करना चाहिए। मगर अगर स्टेट आपसे बेसिक नेसेसिटीज़ ले लें, जैसे एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट, तो फिर आप कैसे ही ग्रो कर लेंगे? दिस इज़ द रीज़न वाई आई सेड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट डजंट लुक फ्रॉम, मतलब हालात अभी इतने अच्छे लग नहीं रहे एज वी स्पीक। और देयर हैज़ टू बी सम शिफ्ट। वी एक्सपेक्ट के हालात बेहतर हों, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ कर सकते हैं तो करना ज़रूर चाहिए। सही। और ऑब्वियसली स्टेट को भी पुश लोग कर सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान होता नहीं है। यू आर राइट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड हाउ थिंग्स हैव मूव्ड इन द लास्ट few years in particular. तो ये देखते हुए मुश्किल नज़र आता है एज वी स्पीक कि कुछ बहुत बेहतरी हो जाएगी, लेकिन तालीम के बग़ैर बेहतरी मुमकिन नहीं है। मैं समझता ये हूँ कि आपके पास जो पॉपुलेशन में प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट है वो है ही नहीं। सो इफ़ यू डोंट हैव दिस स्किल सेट इन योर पॉपुलेशन, जो कि आपके पास होना चाहिए, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स में 30 साल से कम के लोगों में होना चाहिए, तालीम हो, तालीम ना हो तो कम से कम स्किल सेट ऐसा हो, हुनर उनको आता हो, तो वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो हमारा रिसोर्स नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से सिचुएशन हैंडल हो रही है और जो हालात हैं, अगर ये आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पाते तो ये बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है और बन रहा है एज वी स्पीक। Unfortunate it is, but as we speak, human resource in Pakistan, the young human resource, which is considered to be a great contributor in any developed country, is missing here. वो जो है, हम developed मुल्क में होते तो शायद वो पढ़ा लिखा होता, या इवन डेवलपिंग भी अगर आप देखें, अपने पड़ोस में ही देख लें, हाउ इंडिया हैज़ कैपिटलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ IT sector, in terms of education generally, health, science, commerce। वो हमारा फोकस ही नहीं है उस चीज़ों पर। हमारा फोकस पता नहीं किन चीज़ों पर है, अनफॉर्चुनेटली तो एज अ कंट्री। आपको भी लगता है कि जो स्टेट है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स को एक पोटेंशियल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रही है? एग्जैक्टली। दिस गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन। बेसिकली the I can't really comment on their what they're doing, but obviously the way it has been handled, it appears to me that it is basically responsible in making our greatest asset as a liability। ये जो हमारी म्यूचुअल फंड्स हैं, इन पे यूजुअली इल्ज़ाम ये लगता है कि ये प्रॉमिस तो बहुत बड़े बड़े करते हैं आवाम से कि इतना परसेंट ये और वो, मगर जब डिलीवर करने की बारी आती है तो डिलीवर इतना नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पे स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जिनके कहते हैं इन्वेस्टमेंट छोटी होती है और जैसे होते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से कम और लॉस भी परसेंटेज के हिसाब से ही होती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर है। भैया SECP इसको रेगुलेट करता है, बहुत सारे कवानीन हैं जो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं फॉर द AMCs टू कंप्लाई, लेकिन वो करना पड़ता है उनको। तो मैं इसको थोड़ा सा समझता ये हूँ कि लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है, और कुछ इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं कभी किसी सिचुएशन में वो मिसगाइड कर देते हैं जस्ट फॉर देयर टेम्परेरी गेन। बट जनरली अगर आप देखें AMC इंडस्ट्री एट द मैनेजमेंट लेवल, देयर इज़ नो टू डाउट कि आप किसी को इस तरह से ओवर प्रॉमिस करें, गारंटीड रिटर्न्स बताएं, आप पास परफॉर्मेंस को साइट ज़रूर कर सकते हैं बट यू कैन नॉट गारंटी एनी रिटर्न। ठीक है ना। सो बेसिकली एक ज़माना था, म्यूचुअल फंड्स में तो इतना नहीं रहा, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है जिससे मैं नहीं वाबस्ता, उसमें एक ज़माने में मिस सेलिंग की बड़ी कंप्लेंट्स थी और अभी भी होती हैं।
कि लोगों को मालूम नहीं होता कि उनको 100 रुपये वो इन्वेस्ट करते हैं तो 50 रुपये 40 रुपये वो डिडक्ट हो जाते हैं एज कमीशन ऑफ द एजेंट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कैप्स हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट्स ऐसे होते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये हो सकता है कि लोग रिटर्न साइट कर देते हैं, वो करना नहीं चाहिए। दैट इज़ नॉट अलाउड अंडर SCCP rules and regulations. You cannot cite guaranteed returns because the market where you're operating in is very unpredictable. Particularly equity segment की अगर मैं बात करूँ जिसमें ये ज़्यादा होता था, तो एक साल मार्केट चल गई और 35% का रिटर्न दे दिया तो सेल्स वाला कहता है भाई 35% में आपको दिलवा दूंगा, हालांकि अगले साल वो लॉस हो सकता है, कैपिटल भी आपका इरोड हो सकता है। तो इसमें मेरे मेरे ख्याल में दोनों की जिम्मेदारी है। एक तो सेल्स पर्सन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपरली गाइड करे अपने कस्टमर को। वो शायद वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग थी कुछ सालों पहले। ये जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इस पे SCCP का फोकस रहा है पाकिस्तान में। तो जो जो एप्लीकेबल रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं जिससे ये तमाम सिचुएशन को काउंटर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिक्वायरमेंट 2020 में आई थी कि आप अगर किसी भी कस्टमर को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कराना चाहें, सो इट्स मैंडेटरी दैट यू obtain a call back from that customer apprising him कि this is the high risk investment और इसमें कैपिटल इरोजन भी हो सकती है। So the customer needs to be informed of this element of capital erosion if that customer is investing in a high risk product, equity product. तो इन चीज़ों के आने के बाद हमारे सेगमेंट में तो मेरा अपना ख्याल है कि काफ़ी इसमें कमी आई है और अब हालात काफ़ी बेहतर हैं। इतनी मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स हम नहीं फेस करते। और जहाँ तक इंडिविजुअल लेवल पे कुछ इंस्टेंसेस आ जाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी एफर्ट हो रहा है फ्रॉम द SCCP साइड एंड फ्रॉम द AMC साइड एज वेल। देयर इज़ हमारी AMC की एक कलेक्टिव बॉडी भी है मूफाब के नाम से, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। वो उन्होंने भी कुछ अपने लेवल पे एग्री की हैं चीज़ें। तो आई थिंक इन टेंडम बहुत चीज़ें चल रही हैं और बहुत बेहतरी हो रही है इस चीज़ों में। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि पढ़ लिख कर अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर्म्स को भरना चाहिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल का उनको पता होना चाहिए कि वो क्या रिस्क प्रोफाइल है। क्या ये पैसा उनको फ़ौरन चाहिए तो वो एक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो पैसा उनको 5 साल बाद चाहिए तो ऑब्वियसली एक्विटी के रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जनरली आप देखें एक्सेप्ट फॉर द लास्ट इंस्टेंस हैव रिलेटिवली बीन वेरी गुड। तो वो आपको फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको देखना चाहिए कि आपकी क्या नीड है, आपकी क्या किचन एक्सपेंसेस चलाने हैं, तो ऑब्वियसली यू कांट इन्वेस्ट इन एक्विटी। सो यू नीड टू डिसाइड योर कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट कि व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस। आपकी तालीम क्या है, आपकी लिक्विडिटी नीड्स क्या हैं, आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ऑल दीज फैक्टर्स कम इनटू प्ले व्हेन यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आवाम में एक और राय भी पाई जाती है ना म्यूचुअल फंड्स को लेके कि जो सारा लॉस होगा ना वो तो हमें दे दिया जाएगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर है वो तो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश परसेंटेज पे सर्विस दे रहा है, तो वो तो हमेशा ही प्रॉफिट में रहेगा। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? देखिए, म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होता है, फंड मैनेजर, उसको तो मैनेजमेंट फ़ी मिलती है एक, ठीक है ना। जी। तो वो तो मैनेजमेंट फ़ी AUM के बेस पे कमा रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा एक कोशिश होती है कि अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी फ़ंड की परफॉर्मेंस है, वो बेहतर से बेहतर हो ताकि आप इंडस्ट्री में भी आउट परफॉर्म करें। आप अपने दूसरे फंड्स में भी जो एक फंड मैनेजर है अपने आप को सबसे बेहतर परफॉर्म करना चाहेगा, तो कभी डिलिबरेट नहीं होता लॉस। ये मैं आपको बता दूं, काफ़ी मैं इसको सर्टनिटी से कह सकता हूँ। हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे ताकि वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी कमाए। मैं इससे तो एग्री कर सकता हूँ कि ये डेलिब्रेट नहीं है, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आवाम ये समझती, एक छोटा इन्वेस्टर ये समझता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर इज़ द गाय जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, मेरे फंड्स को मैनेज करेगा, ठीक है, और खुदा न खास्ता इससे लॉस हो गया, सही है, ये सेफ़ है, इसके पास एक प्री डिटरमाइंड फ़ी है, ये आएगा, इवन मुझे लॉस होगा तो उस लॉस में वो फ़ी एड अप हो जाएगी, राइट।
तो जो फंड मैनेजर इज़ सेफ, जो सारा लॉस है, रिस्क है वो मेरा है। इवन फंड लॉसेस में भी रहेगा तो ये अर्न करेगा जो भी इसकी प्री डिफाइंड इनकम है, और लॉस सारा मुझे मिल जाएगा। हाँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही है ना, एएमसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना कि एक अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या म्यूचुअल फंड है, उसका तो वो फंड मैनेजर है, तो वो फंड मैनेजर तो अपना एक परसेंटेज ले लेता है, चाहे वो 1% हो, 0.5% हो। आजकल तो पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप पिछले 2017 से बात करें, इक्विटी मार्केट ने 2 सालों के अलावा परफॉर्म ही नहीं किया है। एक 2021 का साल था, जून 2021, और एक ये साल है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बाकी तो हर साल आई थिंक मार्केट ने ही परफॉर्मेंस ही नहीं दी, तो इक्विटी की तरफ लोग आए ही नहीं। तो लॉसेस तो बाकी सालों में ही हुए हैं बेसिकली, जो भी हुए हैं। अब वो जो लॉसेस हैं वो तो मार्केट डिटरमिन फैक्टर्स की वजह से भी है ना। आप ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड द बेस्ट स्क्रिप्ट पॉसिबल, और वो बेहतर नहीं हो पा रहा, तो फंड मैनेजर कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बेसिकली, एवरीवन वांट्स टू आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री, आउट परफॉर्म द मार्केट। लेकिन और हम जब किसी भी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस असेसमेंट भी करते हैं तो हम यही देखते हैं कि मार्केट अगर अच्छी हुई है, बढ़ी है फॉर एग्जांपल एक पीरियड में, तो क्या इस फंड मैनेजर के फंड ने उससे ज़्यादा बढ़ा है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर साल में मार्केट गिरी है और वो फंड मैनेजर जिसको फंड को मैनेज कर रहा था वो कम गिरा है उस मार्केट के मुकाबले में, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, सही। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली appraise the performance of a fund manager. जैसे कि अभी जो रीसेंट लॉ चेंजिंग आई हैं उसके बाद जो टैक्स बेनिफिट्स थे म्यूचुअल फंड्स पे वो वापस ले लिए गए, तो अब क्या चीज़ है जो इन्वेस्टर को इनकरेज करेगी कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट ना करे, गिवन दैट कि इक्विटी बहुत तेज़ी से रिटर्न दे रही है आजकल? नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो चेंज था 2021 में या 20 में आया था गालिबन, जिसमें सेक्शन 62 एक होता था इनकम टैक्स का, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते थे तो एक सर्टन सम तक आपको 20% का टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। अब ये आप फर्स्ट टाइम किसी शेयर्स को एक्वायर करें बीइंग ओरिजिनल एलॉटी, या फिर म्यूचुअल फंड में करें, आपको ये अवेलेबल था। लेकिन ये तो काफ़ी अरसा हो गया कि ये विड्रॉ या ओमिट हो चुका है फ्रॉम द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसके बावजूद हम देखें तो म्यूचुअल फंड का साइज़ पाकिस्तान में काफ़ी ग्रो किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए ये सही है कि एक बेनिफिट अवेलेबल था ऑन द साइड लाइन्स, लेकिन उनका प्राइमरी कंसर्न होता है अपनी रिटर्न। अगर वो रिटर्न उनको जो मिल रहा है वो बैंक्स के मुकाबले में बेहतर है, तो वो यकीनन प्रेफर करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ आएँ। मुझे याद है कि 2017-18 में 600 बिलियन की इंडस्ट्री होती थी पाकिस्तानी रुपी के टर्म्स में, अभी ये 2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो आप अगर देखें तो 5 साल 5.5 साल में एक बहुत अच्छी ग्रोथ पैटर्न है। अलबत्ता मैं इसके साथ ये भी कहूँगा यहाँ पर कि ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में उसमें जो पेनिट्रेशन है लोगों की, या लोगों की अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इट्स इंडस्ट्री, ये कुछ भी नहीं है, इट्स मिनिस्क्यूल बेसिकली। एक जनरल एवरेज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है वो तो 70, 80, 90% ऑफ द जीडीपी है। 80% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। दूसरे ममालिक में, सही। इंडिया में भी अगर हम देखें तो 16-17% है। और ठीक है, हमारे पास जीडीपी का क्या परसेंटेज है? मेरा ख्याल में 2 से 3% होगा। सही। तो रूम तो बहुत ज़्यादा है इसमें कि तो आप इससे ये भी शो होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है या हमारा जो कंज्यूमर है वो सेविंग की तरफ कम है। बिल्कुल, पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है कि उनको पैसे जमा करने हैं, उनको अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। लोगों का फोकस ही नहीं है, और ना कोई इसको दिलाना चाहता है ये फोकस, अनफॉर्चुनेटली। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों के पास इतने पैसा ही ना हो कि वो सेविंग में आ रहे हो। देखिए, वो बात आपकी ठीक है, इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये भी एक चैलेंज रहा है कि पीपल फाइंड इट रियली डिफ़िकल्ट टू मेक देयर एंड्स मीट। तो वो बचाएंगे क्या और इन्वेस्ट क्या करेंगे। एबनॉर्मल इन्फ्लेशन रही है ना कंट्री के नॉर्मल अंदर। इन्फ्लेशन रही है, लेकिन ये पूरी दुनिया में रही है। 2020 में कोविड जब आया
तो आपकी जो मूवमेंट थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो काफ़ी ख़राब हुई। तो एक तो उससे इन्फ्लेशन आया, दूसरा वो ख़त्म ही नहीं हुआ था कि आपके पास एक यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो इसको हम कहते हैं एक सुपर साइकिल कमोडिटीज़ की। हम्म वो अब ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ा सा सबड्यू हुई है, उसमें कुछ कमी आई है। हम्म तो होपफुली कुछ बेहतरी आपको इंडिकेटर्स महसूस हो रहे हैं कि आपको अब नज़र आता है अभी जो यूएस का फेडरल रिज़र्व है, पिछले आई थिंक लास्ट वीक उसने भी 0.5% अपना रेट जो है वो कम किया, हम्म जो कि फर्स्ट कट है सिंस तक कोविड हम्म कोविड के ख़त्म होने के बाद पहला कट है। तो अभी आप 4.75% एक ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखें तो यूएस में कमी आई। पाकिस्तान में भी रेट्स काफ़ी एलिवेटेड थे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम अभी देखें तो पिछले 3 साइकिल्स में कमी आई है, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन में। अनाउंसमेंट में है। और अभी जो रीसेंट कमी थी वो 12 सितंबर की अनाउंसमेंट में आई 2% की, जिसके बाद अभी जो आपका पॉलिसी रेट है वो गालिबन 17.5% हो गया है। बट तो कैबोर गिरने से एक और इफेक्ट भी तो आएगा कि जब लोगों को रिटर्न कम मिलने लगेगा फंड्स में या बैंक्स में, तो ज़ाहिर सी बात है वो मनी को लिक्विडेट करेंगे और फिर वो बिजनेस के अंदर लगाएंगे, तो इससे भी तो फंड्स पे अफेक्ट आएगा। नहीं, देखें उसमें 2 चीज़ें होंगी ना। अभी तो वो आप जो बात कर रहे हैं वो मनी मार्केट फंड्स की कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द सेगमेंट्स। हम्म अगर रिटर्न कम होता है और उनको सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे कम मिलता है तो ऑब्वियसली वो इक्विटी की तरफ जाएंगे। हम्म इक्विटी की तरफ जाने में ऑब्वियसली पैसा वहाँ जाएगा। अ, दूसरा एलिमेंट ये होगा कि रियल एस्टेट में पैसा जा सकता है कुछ कुछ हिस्सा, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी good asset class, हम्म particularly in a country like Pakistan. Except for the last few years, real estate has performed really well, कुछ very well. लास्ट सालों में तो रियल एस्टेट बिल्कुल भी मूव नहीं कर हाँ, रही है। पिछले 2-3 सालों से मैं देखूँ और अभी अगर रीसेंट टाइम में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है वो हाँ, रियल एस्टेट को एम्पावर करने की नहीं है। बेसिकली अब उन्होंने देखा ही है कि शायद यहाँ से हम कुछ टैक्स कमा सकते हैं, तो उधर कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव हुई है। तो जब से वो ड्राइव हुई है तो थोड़ी सी मार्केट ख़राब है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उस तरह से आ नहीं रहे, इन्वेस्टर्स या तो बाहर ममालिक में जा रहे हैं उस सेगमेंट के, या फिर वो प्रेफर करते हैं कि अपना पैसा इसी तरह बैंक्स में या म्यूचुअल फंड में रख कर अब अच्छा पैसा बनाया जा सके। तो उससे हुआ ये है कि एक्विटी मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं गई, तो दूसरे एसेट क्लासेस हैं उसमें नहीं गई। आपका म्यूचुअल फंड सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो उसमें बड़ी ग्रोथ आई है पिछले 2-2.5 साल में, जब से डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ा है। एक बहुत मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, राइट, वो ये है कि आवाम को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड है, सही है, जो सवाल है वो ये है कि ये जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, लेट्स से फैसल फंड, वो कैसे डिफरेंट है कन्वेंशनल फंड से या सूदी फंड से। और एक और राय ये पाई जाती है कि ये जस्ट टैग है, इट्स हलाल, वो जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर है इस्लामिक टच, जी तो जी। इसे इस्लामिक टच दे के एक बिजनेस टैक्टिक के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। देखिए, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स अब नई नहीं रही, सही है ना। ये सवाल 15 साल, 18 साल, 20 साल पहले तो काफ़ी वैलिड होता था, लेकिन अब आई थिंक गवर्नमेंट का भी फोकस है। आपको अगर मैं बताऊं, देयर इज़ अ जजमेंट बाय फेडरल शरिया कोर्ट in 2022 कि the entire economy should be converted progressively to Islamic या शरिया compliant economy। तो 5 साल का उन्होंने टाइम दिया है कि आप रिबा बेस्ड इकोनॉमी से इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पर आएँ। तो उस पे ऑब्वियसली इतनी प्रोग्रेस तेज़ नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो लोगों की जज्बात, बीइंग अ मुस्लिम वी अंडरस्टैंड दैट इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। सो इज़ इट पॉसिबल कि हम, अगर वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो इज़ इट पॉसिबल कि उसमें इकोनॉमी ना हो? ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली इकोनॉमी तो होगी ना, तभी वो Exactly. कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और बड़ी होगा। डिटेल में। बहुत डिटेल में। तो असल जो चीज़ होती है वो यही है कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं, वो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, इस्लामिक म्यूचुअल फंड या शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स, वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स में करते हैं। आपके पास मुदारबा का एक प्रोडक्ट है, आपके पास मुशारका का प्रोडक्ट है, आपके पास
सुकोक्स होते हैं जो इन इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। इसी तरह से इक्विटी की अगर हम बात करें तो आपके पास शरिया कंप्लाइंट कंपनीज की एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है जिस पे वो पूरा उतरती हैं। हमारे यहाँ तो KMI का एक इंडेक्स बना हुआ है जिसमें वो कंपनीज होती हैं जिसमें आप इस्लामिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग टू मच। तो आपके पास चीज़ें बन रही हैं ऑब्वियसली, और वो बनती कैसे हैं वो देखा जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो किसी गैर शरई काम में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसका लेंडिंग का बिजनेस जो है वो लेंडिंग का तो नहीं है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट देता है वो रिस्क को शेयर करने का, रिस्क ऑफ लॉस को बेसिकली दोनों शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात करता है, जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। तो वो मौजूद होता है तो आपके पास इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो हर जो प्रोडक्ट बनी हुई है उसमें यही कॉन्सेप्ट है, एसेट बैक्ड हो वो, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो ये इस पे एम्फेसाइज करता है और इन्हीं प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 साल का जो जजमेंट आया है कि आपको कन्वर्जन करनी है, तो अब जनरली बैंक्स आप देखें तो कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान में आई थिंक देयर इज़ न्यूज़ दैट इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, वो कन्वर्ट कर लेगा। आपके पास जो दूसरे ग्रोथ आ रही है तो वो आप देखें तो शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे AMC सेक्टर हो, आपको यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं कन्वेंशनल को। तो अभी भी जो कुछ जगहों पे कॉर्पोरेट ज़रूर बहुत सेवी होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद हम कन्वेंशनल में जाएं, लेकिन जनरली जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको समझते हैं कि इस्लामिक में जाना चाहिए। और आई थिंक अब ये काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया है कि डिफरेंस ज़रूर मौजूद है, ठीक है ना। इस पे काफ़ी काम हुआ है, मुफ्ती तकी तकी उस्मानी उस्मानी साहब। साहब काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं चीज़ों में, और अब तो एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, चाहे वो SCCP के लेवल पर हो चाहे वो स्टेट बैंक के लेवल पर हो, कि इसको, इन चीज़ों को इस्लामिक मोड की तरफ लाया जाए। सो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि आगे भी बेहतरी का इम्कानात हैं, मतलब इजाफा होगा शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट में दोनों तरफ। और मैं जैसे बताया कि आउट परफॉर्म कर रहा है सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल, मतलब इसकी ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मैं आपको म्यूचुअल फंड में भी बता रहा था। जी जी। तो ओवरऑल ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स इन शरिया कंप्लाइंट सेगमेंट इज़ मच हायर देन द ग्रोथ इन द कन्वेंशनल सेगमेंट। अवाम एक एक बहुत बड़ी आवाम है जो अभी भी कन्वेंशनल सेक्टर यूज़ करती है, बैंकिंग में है, फंड्स के अंदर है, और उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना ये है कि तो बस उन्होंने नाम बदल दिया, चीज़ तो बेसिकली वही हो रही है। तो आपको क्या लगता है उनको अवेयरनेस देने के लिए, जो लोग बिलीव रखते हैं कि यार दिस इज़ द सेम वे, दिस इज़ द सेम बिजनेस, जस्ट उन्होंने टर्म्स चेंज कर दिए हैं, नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो क्या तरीक़ा रहेगा उनको बताने का, उनको अवेयरनेस देने का कि नहीं ये शरिया कंप्लाइंट है, दिस इज़ डिफरेंट गेम, इट्स शरिया कंप्लाइंट नाउ, जो हम पहले कर रहे थे वो शरिया कंप्लाइंट नहीं था और ये सूद से पाक एरिया। देखें, इसमें आपको मैं एक बात बताऊं, ऑब्वियसली ये चैलेंज तो है अवेयरनेस का। लोगों को पता आपको देना पड़ेगा कि किस तरह से आप उनको ये मैसेज दें कि ये बेसिकली, अगर एक सेल्स पर्सन है जो सारी ज़िंदगी कन्वेंशनल बेच रहा था, तो उसका आपको माइंड मैपिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू चेंज हिज माइंड सेट फर्स्ट, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो एक एक्टिविटी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये की जा रही है डिफरेंट जगहों पर, हमारी AMC में भी और डिफरेंट जगहों पर। अगर आप देखें तो इस पर काफ़ी फोकस है कि पहले तो सेल्स पर्सन का एक बिलीफ बनाया जाए, जो कि एक्चुअली फैक्ट है, उसको बताया जाए कि ये बिल्कुल ठीक है, और वो इस डिफरेंस को अपने कस्टमर को या क्लाइंट को बता सके। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो आप एक बता रहे हैं कि लोग कुछ समझते हैं कि सिर्फ नाम का फ़र्क है या प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, वो बताने की ज़रूरत है। एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग इस्लाम में इम्पॉर्टेंट है, वो बताने की ज़रूरत है।
मसलन आपके पास जो इस्लामिक मोड्स हैं अवेलेबल, जो बिज़नेस के हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल, उसमें जो डिफरेंस है वो है ही यही कि वो एसेट बैक्ड है या फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। तो वो उस बेसिस पे जो फंड बनता है वो इस्लामिक होता है। लोगों को ये समझ में, ऑब्वियसली सेल्स पर्सन की, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास भी चैलेंज होता है, लेकिन वो अब एक प्रोसेस में है चीज़ें बेहतर होने के, तो ये भी बेहतर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो 18 साल पहले या 20 साल पहले हालात थे वैसे नहीं है, अब हालात तब्दील हुए हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही चेंज होगा, इट कांट बी ओवरनाइट। ठीक है ना? तो ये बेसिकली इसमें मेरा से होगा। इसके अंदर एक और चीज़, जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो फंड रजिस्ट्री म्यूचुअल फंड की वो कंपेयर टू द वर्ल्ड बहुत छोटी है, सही है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी शायद ये वजह भी है कि लोग क्लियर नहीं है कि ये शरिया कंप्लाइंट है यानी रिलीजी सही है यानी? नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस का बड़ा मसला है। और एक तरह से आपने कहा ना, पिछले 3 सालों में तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहा सेव करना, वो तो ठीक है, उससे पहले तो सेविंग्स होती थी। लोग इतना, हमारा फोकस नहीं है अनफॉर्चुनेटली सेविंग में। सेविंग्स में। हाँ, ये हम इन द इंडस्ट्री भी अगर हम देखें, सॉरी इन द रीजन, हमारे यहाँ जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो बहुत कम है, लोगों का रुझान नहीं है। तो ये रुझान भी बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है ऑब्वियसली। लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी कमी है कि वो समझते ही नहीं है कि आगे भी क्या कुछ सोचना चाहिए। तो आई थिंक ये अगर एक मैसिव या बड़ी अवेयरनेस कैंपेन या ड्राइव हो तो उससे लोगों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। बट इसी इकनॉमी में इसमें हम रह रहे हैं, यहाँ एक और चीज़ है कि लोग गोल्ड ख़रीद लेते हैं सेविंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कैश है आपकी इकनॉमी के अंदर, सही है। उसकी वजह ये है कि लोगों ने घरों के अंदर कैश होल्ड करके रखा हुआ है, वो सेव करते हैं बट कैश में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इकनॉमी पे, या अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये तो जो लोग चला रहे हैं वो पहले ही एतबार के लायक नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑन, तो ये तो चले जाएंगे। और हो सकता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वही, वो जो जिस पे हम एतबार करके पैसे रखवाएं वही कुछ ना करते। तो इसके बारे में क्या राय है? कि हो सकता है ये लोग इसलिए सेव नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे या कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको एतबार ही रेगुलेटरी बॉडीज़ पे, सिस्टम पे एतबार नहीं है? देखिए, एक इसमें रीज़न तो शायद टैक्स से रिलेटेड है। जो भी टैक्स कलेक्शन होती है वो एट सोर्स होती है या वो आपकी ब्लू चिप कंपनीज दे रही होती हैं। जो आपका दूसरा सेक्टर है, जो बिजनेसेस का सेक्टर है, वो इनकम पे टैक्स नहीं देता। ठीक है ना? अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स बहुत देते हैं, क्योंकि आपकी जो जीएसटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो उस पर आप टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट लेकिन जो टैक्सेस ज़्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं उसकी वजह यही है कि द टैक्स अथॉरिटी हैज़ फेल्ड टू काइंड ऑफ मैनेज के इनकम पे लोगों से कलेक्ट किया जा सके, उस पे वो इतने कामयाब नहीं रहे। तो इसकी वजह से होता ये है कि टारगेट्स तो आपको पूरे करने हैं, तो गवर्नमेंट उसको एट सोर्स कर देती है या फिर उसको इनडायरेक्ट टैक्स बना देती है, और उसके बेसिस पे फिर टैक्स के लॉज बनते हैं। बट अब पाकिस्तान में जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि कैश में रखते हैं, तो कैश में रखने की वजह यही है, वो चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में जाए ही नहीं, और उसमें वो बेसिकली टैक्स एक सेगमेंट है जो टैक्स इवेट करता है, जो पर्टिकुलरली हमारा जो ट्रेडर्स का सेगमेंट है। आपको याद होगा इसमें कुछ अरसे पहले जब आई थिंक शपर ज़ैदी व्हेन ही केम इनटू पावर, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी देयर वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डॉक्यूमेंट द सेक्टर एंड स्टार्ट विद अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स, बट अनफॉर्चुनेटली उसको उस पर इतना रेजिस्ट किया गया और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिली उस वक्त कि ये हो नहीं पाया। अभी भी एक सुनते हैं ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ फार ये सक्सीड होती है नहीं हो पाती, डिपेंड करेगा कि लोग किस तरह से बेसिकली पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। ऐसा ना हो कि दोबारा
उसको छोड़ दे उस तो ये प्रोटेस्ट के बेसिस पे। पाकिस्तान में टैक्स देना क्यों नहीं चाहते? हर बाहर जाके जगह तो ये देते हैं। नहीं, देखें, टैक्स तो हर जगह ही लोग पसंद नहीं करते इसको, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक दरवाज़ा खुला हुआ है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, तो इट इज़ ईजियर फॉर देम टू अवॉइड पेइंग टैक्स, यू नो, और मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं कि उससे बचा जा सके। या फिर ये परसेप्शन लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, मुल्क में जो पैसा हमारा जमा करेंगे। फिर एक और चीज़ भी आती है क्योंकि आलीशान खर्चे दिखाए जाते हैं कि जो आपके हुक्मरान हैं वो आलीशान ज़िंदगी जिएंगे और हम पे कोई खर्च नहीं करेगा। ये भी एक एलिमेंट है। देखें, टैक्स अभी क्या हो रहा है, जब से जो सैलरी पे टैक्सेशन बढ़ी एम्प्लॉइज़ पर इन पर्टिकुलर, हुआ ये है कि the salaried class feels very strongly that the money is not used for the right reasons, for the right objectives. मैं अगर 39% टैक्स दे रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो उसके बदले मुझे मिल क्या रहा है? विच इज़ टू मच। जो मेरे ख्याल से कंपेयर टू यूके कंपेयर जैसे यूके मुल्कों से कंपेयर किया जा सकता तो है, बिल्कुल, तो जहाँ आपको एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। फ्री है, तो और आपको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा ना। आपको एजुकेशन और से फ्री नहीं है, हाँ, वो टॉप नॉच है। टॉप नॉच है, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आपको प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना भी है, आपको अगर बीमार पड़ जाए तो प्राइवेटली उसका इलाज करवाना है, आपको सिक्योरिटी गार्ड के पैसे खुद देने, गार्बेज कलेक्शन आपको खुद मैनेज करनी है, आपको नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, आपको आपको पानी जो बिजली के लिए रोड्स आप इस्तेमाल करते हैं उनको रोड कहना रोड की तौहीन है, Exactly. खंडर बने हुए हैं, particularly after the recent rain. तो with all of that, लोग को इंसेंटिव भी नहीं है ना टैक्स देने का। क्या इंसेंटिव होगा? कोई, उनको पता है कि अगर वो टैक्स दे भी देते हैं तो ये पैसा भी शायद ज़ाया हो जाएगा। मेरे ख्याल से इंसेंटिव कहना तो इंसेंटिव की तौहीन है। हाँ, बेसिकली बिल्कुल, आपको कोई बेसिक बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। पानी के लिए आपको टैंकर बुलाना है जो क्या कि बेसिक नेसेसिटी है। एग्जैक्टली। बिजली के लिए आपको खुद सोलर लगाना है अपना प्लांट, क्योंकि बिल्कुल बिजली नहीं सही देंगे बात आपको। है, बिल्कुल सही बात एजुकेशन के लिए ये ना आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है, गैस भी नहीं आ रही अब तो कुछ बेसिक तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अग्रीड। ये बात इसी वजह से जो रीसेंट सैलरी पे पर्टिकुलर टैक्स हाइक्स आई थी, तो देयर वाज एन एफर्ट। However, since the salaried class is not as organized as some of the other classes, गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं ले रही और बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली उनको पूरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। ना उनको कोई डिडक्शंस अलाउ होती हैं, ग्रॉस के बेसिस पे उनकी टैक्सेशन होती है, और वो भी इतनी ज़्यादा कि वो, और रही सही कसर जो थोड़ी बहुत आपके पास म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कुछ टैक्स क्रेडिट्स होते थे, उनको भी पिछले कुछ सालों में ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत ही आई थिंक जो टैक्स है इन पर्टिकुलर, जो सैलरीड क्लास का टैक्स है, वो तो खैर आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है, डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन सैलरीड क्लास। जो टैक्स बेनिफिट हैं जो भी रिसेंट टाइम के अंदर गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स पे, कोई टैक्स क्रेडिट अब अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और टैक्स बढ़ा दिया है जो इनकम हमें म्यूचुअल फंड से आ रही है, तो आपको लगता नहीं है कि ये इस मार्केट को श्रिंक कर देगा और नेगेटिवली अफेक्ट करेगा इस मार्केट को? देखिए, टैक्स क्रेडिट जो विड्रॉ हुआ है वो तो हुआ है 2-3 साल पहले, इट्स बिन सम टाइम, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम जो सेफ इन्वेस्टमेंट पे या फिक्स्ड इनकम पे या मनी मार्केट के रिटर्न्स इतने अच्छे थे कि लोग फिर भी आ ही रहे थे। और मैंने कहा कि जनरली मार्केट के ये जो सेक्टर है काफ़ी ग्रो किया है इन द लास्ट 2-3 ईयर्स इन पर्टिकुलर। तो वो वजह शायद इसकी यही थी कि रिटर्न्स बहुत अच्छे थे सेफ इन्वेस्टमेंट्स पर। लेकिन ऑब्वियसली सपोर्ट एक जो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए टू द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, दैट इज़ नॉट देयर। और उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट फाइंड्स इट ईजियर टू टैक्स द ऑलरेडी टैक्स्ड सेक्टर्स या डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स, उनको सर्टनिटी होती है यहाँ पर। और फिर जो हम रिसेंटली IMF प्रोग्राम में भी रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, उनका भी शॉर्ट टर्म चीज़ों पे फोकस होता है कि आप शॉर्ट टर्म में इस तरह से आप अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर लें, बढ़ा लें। तो वो ये नहीं देखते कि किसी भी सेक्टर को हम जब टैक्स करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, दैट इज़ नेवर इन साइट।
of obviously the IMF as well as our Ministry of Finance, which follows them, because हम इतने desperate होते हैं हमेशा IMF की डील के लिए कि हम कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं हम सोचते नहीं हैं। तो सेविंग्स, जैसे मैंने कहा, कि वैसे ही बड़ी कम परसेंटेज से लोग करते हैं हमारे मुल्क में, और ये रीजनल कंट्रीज़ में भी सबसे कम परसेंटेज है सेविंग की जो हमारे मुल्क में है। तो इसको फर्दर वो डेंट करेंगे विद दीज मेजर्स, और आपका जो पैसा है वो ऑब्वियसली दूसरे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स में जाएगा, वो रियल इस्टेट में जाएगा जहाँ आप थोड़ा सा चीज़ों को छुपा सकते हैं। वो कैश इन सर्कुलेशन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, वो और बढ़ेगा। जो डिफरेंट एसेट्स हैं, जैसे गोल्ड रख लेते हैं, फिज़िकल गोल्ड होल्ड कर लेते हैं, तो उन चीज़ों में भी बढ़ेगा। तो बेसिकली लैक ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं कहलाते किसी भी इकोनॉमी में। जब यहाँ पे पैसा डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में नहीं जाएगा, वो उस तरह से नज़र भी नहीं आएगा, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट होगा, ना वो किसी तरह से चैनलाइज होगा टू जनरेट मोर रिसोर्सेज, टू जनरेट इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट से ही दूसरी चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, साइज़ ऑफ इकोनॉमी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सही। तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली जो इल्ज़ाम लगाया जाता है गवर्नमेंट पे कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं सिर्फ IMF को खुश करने की नहीं है, जिससे लॉन्ग रन के अंदर लोगों के जो सेविंग पैटर्न्स है वो कम होंगे। तो वैसे ही लोगों के पास सेविंग हो ही नहीं रही है क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, बट और पैसा डॉक्यूमेंटेड इकनॉमी से अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी में चला जाएगा। तो आपको लगता नहीं सही है? देखिए, बिल्कुल उनको भी इस बात का यकीनन पता होगा, लेकिन जब कोई पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, सही है ना, हमारे पता होता है कि हमें अभी इस साल भी इतनी डेस्परेशन थी जस्ट टू गेट द डील कि आप कुछ भी करने को तैयार थे, उनसे कुछ भी मानने को तैयार थे, और उसकी वजह से हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर ली हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखेंगी और बहुत नुकसान करेंगी मुल्क का। लेकिन नज़र ये आता है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमने अपने आप को ऐसे डेट ट्रैप में हम ले आए हैं कि हमें 25-26 अरब डॉलर हर साल निकालने हैं, जिसमें इन पर्टिकुलर जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो हम किस तरह मैनेज कर पाएंगे विदाउट गेटिंग दिस डील, बिकॉज द रूम टू या द IMF डील बेसिकली ओपन्स अदर एवेन्यूज़ फॉर यू। आपके पास दूसरे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, दूसरे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, ममालिक, उसके अलावा ADB, वर्ल्ड बैंक, वो तमाम मटीरियलाइज तभी होता है जब आप किसी IMF डील में होते हैं। तो अपेरेंटली देर इज़ नो ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट, बट बेसिकली हालात इस नहज पर लाए ही उन्होंने अपने काम इस तरह किए हैं कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि इट इज़ बिकम रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट एन IMF प्रोग्राम। और जब तक इस प्रोग्राम में हम रहेंगे, ऑब्वियसली हमें हर कुछ महीनों बाद उनकी रिव्यूज़ होते हैं, उनकी नोट चाहिए होगी, सो वी कांट रियली डिविएट फ्रॉम व्हाट वी हैव एग्रीड। और अगर वो करते हैं तो अगेन अपना ट्रस्ट डेफिसिट और ख़राब करेंगे। सो situation is quite dire when you look at the measures that have been introduced for taxation across the board. They are not uniform. They are not basically based on taxation principles, जिसको हम कहते हैं ना basic tenets of taxation, कि आप उसको progressive करें, उसको आप सही लोगों से टैक्स लें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बस ज़बरदस्ती, जो मैंने कहा शुरू में, कि 90% ऑफ योर टैक्सेशन इज़ ईदर एट सोर्स और इट इज़ थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, विच इज़ अगेन एट सोर्स ही काइंड ऑफ हो जाती है कि वो, और उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर आता है। हम इनकम टैक्स, जो हमारी मशीनरी है, टैक्स मशीनरी, वो नहीं अनफॉर्चुनेटली कलेक्ट कर पा रही, और जो
करती है उसमें लीकेजेस भी ज़्यादा हैं, सो मच सो कि हमारी जो सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें भी काफ़ी लीकेजेस हैं. Administratively they're quite weak in enforcing. तो हालात तो हमारे इंस्टीट्यूशंस के कुछ अच्छे हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली. बट इससे ये भी साबित होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने जो टैक्स पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसका एम ये रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है क्योंकि आप जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हो, जिससे सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं इक्वली. और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग टैक्सेस दे रहे हैं एट सोर्स लाइक सैलरी क्लास, तो जो लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे थे उन्हें पनिश किया जा रहा है कंट्रीब्यूशन के लिए फर्दर टैक्सेस लगा कर. एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई हैव सेड कि डॉक्यूमेंटेशन से लोग इसीलिए भागते हैं कि एक दफ़ा यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो जाए तो फिर वो आप ही को ही पकड़ते हैं जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होता है, और जो लोग इस पूरे एम्बिट से बाहर रहते हैं वो शायद फ़ायदे में रहते हैं. हम अगर अपने मुल्क में देखें तो जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑब्वियसली सेक्टर और सबसे मे बी स्टेबल रहा बिगेस्ट. है, बिगेस्ट तो नहीं ऑब्वियसली, उसका परसेंटेज श्रंक हो गया है, श्रिंक कर गया है. बट वी क्लेम ना कि वी आर हम एग्रीकल्चर बिल्कुल, कंट्री, तो राइट. हम उसकी जो टैक्सेशन हम कर रहे हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे है, और वो बिल बहुत मिनिस्क्यूल ना कलेक्शन होने के है, ना बराबर है. होने के बराबर है. जबकि हम जो दूसरे सेक्टर्स हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, बैंक्स हो गए, एएमसीज हो गई, या डिडक्शन एट सोर्स जो ये करते हैं इनके थ्रू, यही प्रेडोमिनेंटली हमारी रेवेन्यू का कलेक्शन है. आपकी पेट्रोलियम लेवी है जो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं. एज सच इनकम टैक्सेशन, इनकम पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे, विच इंडिकेट्स अ फेलियर ऑफ द टैक्स मशीनरी इन द कंट्री. सही, ठीक है. अच्छा, ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी, एक एंटिसिपेटेड ग्रोथ थी उसकी कि अगले 5 साल में या 10 साल में यहाँ खड़ी होगी. आपको लगता है कि हम वहाँ पहुँच पाए हैं या ये उससे बहुत कम है जो ग्रोथ अभी हो रही है? देखिए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मैंने आपको बताऊं कि इंडिया में तकरीबन 16-17% है जीडीपी का. हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, सही है ना, सिंगल डिजिट्स में है, वो भी अर्ली सिंगल डिजिट्स. तो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है लोगों में. सेविंग्स की जो एक फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली. वो अगर होगी तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि लोग इसको इम्पोर्टेंट समझें कि सेव करें कुछ अपनी रिटायरमेंट के लिए, कुछ अपने इमरजेंसीज के लिए. तो लोग ये सोचते नहीं हैं. दे अनफॉर्चुनेटली बिकम हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे मैंने कहा, नहीं है, तो वो सोचते ही नहीं है, उसको फोर्सी नहीं करते हैं उन चीज़ों को. लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते. प्लानिंग नहीं करते, तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो किस तरह से वो बढ़ेगी. इंडस्ट्री भी इसी वजह से एक सर्टन लेवल तक ही महदूद रही है. ऑल्दो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन ट्रेमेंडस ग्रोथ बिकॉज द रिटर्न्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर, यू नो. बड़ी 18-19-20% सेविंग आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स में मिल रहा था. डिस्पाइट दैट, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जो रूम फॉर पोटेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है. और अगर इसको टैप किया जाए बाय द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और तो बहुत बेहतरी आ सकती है टू डॉक्यूमेंट द इकोनॉमी. हम इसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं. बट आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा परसेंटेजेस मिलना सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे कलेक्टिवली इकनॉमी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है? उसकी वजह ये है कि जब इतने ज़्यादा परसेंटेजेस मिलेंगी आपको सेफ इन्वेस्टमेंट्स पे, तो फिर फाइनेंस कॉस्ट जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये फ्लिप साइड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और इसीलिए अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में तो प्राइवेट क्रेडिट की जो कॉन्सेप्ट होता है एक, कि बैंक्स का काम होता है प्राइवेट क्रेडिट देना, वो है ही नहीं. उसकी वजह यह है कि बैंक्स फाइंड इट द ईजियर वे. वो देख लेते हैं कि उनको गवर्नमेंट ही बोरो इतना कर रही होती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके, कि वो सारा का सारी अपनी लिक्विडिटी वहाँ पार्क कर देते हैं, और बग़ैर किसी मेहनत किए, बग़ैर किसी एक्चुअल बैंकिंग बिजनेस किए वो कमा रहे होते हैं. तो गवर्नमेंट हर कुछ अरसे बाद इजारा सुकूक्स आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ रहे होते हैं,
तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसमें कोई रिस्क ही नहीं होता। हम्म, तो अगर वो अवेलेबल मतलब वो रिटर्न्स कम भी हों तो सारे बैंक्स की जो एफर्ट है वो सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली हम्म, परचेज करने के लिए है। वो वहीं से परचेज कर लेते हैं, प्राइवेट क्रेडिट की तरफ नहीं जाते। और जब सही। आप प्राइवेट क्रेडिट की तरफ नहीं जाएंगे तो एक क्वेश्चन तो अलग है कि वो महंगा है, लोग भी इतना अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन जिन अरसों में कम भी होता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि आपके मुल्क में प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कोई कोई है ही नहीं। उसका जो मार्ज जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल। तो ये अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम। जब आप फाइनेंसिंग दे ही नहीं पा रहे प्राइवेट सेक्टर को सेक्टर को, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म? वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो ग्रो ही इकोनॉमिक नहीं कर ग्रोथ में? पाएंगे। वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पे एक जाना चाहिए। वो एक सर्टेन लेवल के अंडर ही रहेंगे। सही बात है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम में करी थी, या आप स्टॉक एक्सचेंज को क्रेडिट दे लें, ETFs, मगर वो एक फेलियर रहे इन जनरल, तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? आवाम को अवेयरनेस नहीं दी गई, या फिर ये था कि और अदर मार्केट फैक्टर से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके फेलियर में? देखिए, हमारे यहाँ शुरू में 4 ETFs आए 2020 में। उसके बाद आई थिंक 1-2 और ETFs आए, प्रिडोमिनेंटली इक्विटी में थे। इक्विटी मार्केट एक्सेप्ट फॉर 2021 एंड 2024 जो हमारा ये वाला साल गुजरा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके अलावा परफॉर्म ही नहीं की। तो लोग वैसे भी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी देखें तो इक्विटी फंड्स का साइज श्रिंक किया है। सिमिलरली ETFs एक नई प्रोडक्ट थे, और ये बेसिकली क्या था कि इसमें एक बास्केट होती थी सर्टेन स्क्रिप्ट्स की, जिसमें वो फंड जो है वो इन्वेस्ट करता था। तो जब इक्विटी मार्केट ही परफॉर्म नहीं की तो उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब थी। तो जब परफॉर्मेंस ख़राब होगी शुरू से ही तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये अवेयरनेस की भी कमी है। मैंने कहा कि जनरली इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं गई, तो अगेन ये भी उसी तरह से है कि उसने भी इतना अट्रैक्ट नहीं किया, लोगों को इतनी अट्रैक्शन नहीं हुई इन फंड्स की। ग्लोबली ETF सबसे बड़ा फंड होते हैं, एंड एवरीवन बेसिकली वांट्स टू इन्वेस्ट इन ETFs। द साइजेस आर जस्ट माइंड बॉगलिंग। इन आवर कंट्री ऑब्वियसली ये 2020 में शुरू हुआ है, तो वक्त लगेगा। इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस होगी, अवेयरनेस आएगी, तो चीज़ें होपफुली बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन एज वी स्पीक ऑफ, यूर एब्सोल्युटली राइट कि ETFs हैव नॉट गेन्ड एनी ट्रैक्शन। तो ये अवेयरनेस फैलाना या सही ऑडियंस को अवेयरनेस देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कौन फेल हुआ इसमें? नहीं, देखें, इसमें मैंने जैसे कहा कि मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले। एक तो लोगों की अवेयरनेस कम है। हालात ऐसे थे कि इक्विटी फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मार्केट ही परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो ये 2 रीज़न्स तो मेरे ख़्याल में बड़ी हैं। तो जहाँ तक हालात अगर मुल्क के ख़राब हैं तो ऑब्वियसली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कहाँ जाती है। और लोगों की अवेयरनेस नहीं है, तो उसमें भी हमने शुरू में जो बात की थी कि लोगों की जो तालीम है उस पे हम नहीं खर्च कर पा रहे। तालीम में ही एक एलिमेंट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का भी, वो भी यहाँ पर Missing है। नहीं है, मिसिंग है, नापैद है। तो with these reasons ऑब्वियसली आप इक्विटी फंड, आपकी मार्केट ही नहीं चल रही, तो ETFs जो आपके इक्विटी बेस्ड ETFs है वो कैसे चलेंगे, जो सही आपके ज़्यादातर मार्केट में आपने स्टार्ट किए थे। सही और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताऊं, किसी भी चीज़ की डिमांड कस्टमर की तरफ से आती है, क्लाइंट्स की तरफ से आती है। जब भी कोई चीज़ इन्फोर्स होती है ना, तो शायद वो उतनी इतनी तेज़ी से नहीं फैलती। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक कॉन्सेप्ट है ESG का। ये टर्म तो पर काफ़ी पुरानी हो गई है, 2005-06 में कॉइन की गई थी, स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब तक इसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली, पेरिस एकॉर्ड हुआ था, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट्स इस पर इन्वेस्ट करेंगी, दूसरी तमाम चीज़ें होंगी, तो वो ट्रैक्शन तब वो ले पाती हैं जब वो देखती हैं कि बेसिकली इसमें कोई फ़ायदा है, पोटेंशियल बेनिफिट है, लोग तभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब उनको परफॉर्मेंस नज़र आएगी ETFs में भी, इसी तरह से इकोनॉमी मूव करेगी, इक्विटी मार्केट परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने कहा, पिछले 6 सालों में तो 2 साल के अलावा परफॉर्म ही नहीं किया मार्केट ने, 2017 से लेके 2024 तक 6-7 सालों में।
तो वो जब होगा तो ऑब्वियसली इसका साइज़ भी ग्रो करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। आपने इतना टाइम दिया हमें और हमारे ऑडियंस को, और हमें बहुत कुछ जानने को मिला हमारे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्टैंडिंग से बारे में, म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है और ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर कैसे काम कर रहा है। Thank you very much. थैंक यू फॉर योर Pleasure for that you invited me, and it was a pleasure from my end. बहुत शुक्रिया। Thank you. इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलता हूँ। Inshallah.